मेरे प्रिय मित्रों, नमस्कार। फ्रेंड्स, आइए आज कल के ही विषय को आगे बढ़ाते हैं। कल मैंने आप सबसे अनुरोध किया था कि उससे एक दिन पहले ही जो मैंने आपको अंश पढ़कर सुनाया था, प्लीज़ उस अंश को दोबारा पढ़ें और फाइंड आउट करने की कोशिश करें कि आखिर वह कौन सी बात थी जिसकी वजह से अवसर का जन्म हुआ। और यदि आपने दोबारा इस एंगल से पढ़ा होगा तो डेफिनेटली आपको आसानी के साथ वह अवसर समझ में आ गया होगा, और तब आप शायद पहली बार इस बात को रियलाइज कर सकेंगे कि वाकई में अवसर आते नहीं हैं, अवसर बनाए जाते हैं, अवसरों का निर्माण होता है, उन्हें उत्पन्न किया जाता है। उसमें देखिए एक जगह मेंशन किया हुआ है, और मेंशन ये है कि वे उस लड़के को दुकान में बैठकर पढ़ते हुए देखते हैं। और ऐसा उन्होंने हालांकि लिखा नहीं है, लेकिन सोचा जा सकता है कि एक ही बार नहीं किया होगा। जब भी वो उस दुकान के सामने से गुजरते होंगे, उनकी नज़र पड़ती होगी और शायद उन्हें वह लड़का दुकान में बैठ करके पढ़ता हुआ दिखाई दे जाता होगा। अब आप इसे जोड़ लीजिए उस पढ़ने की इच्छा से जो उस लड़के के अंदर है। डेफिनेटली अगर कोई भी प्रोफेसर, लेक्चरर या कोई भी व्यक्ति किसी भी बच्चे को दुकान में बैठकर पढ़ते हुए देखेगा तो उसके दिमाग में यह बात तो क्लिक कर ही जाएगी कि नहीं, पढ़ने के प्रति इसके मन में एक रुझान है, ये पढ़ना चाहता है, लेकिन किसी वजह से ठीक है वो नहीं पढ़ पा रहा या दुकान में बैठा हुआ है। फिर सेकेंड स्टेज क्या होगी? उसके प्रति उत्सुकता पैदा होगी, क्यूरियोसिटी पैदा होगी कि भाई ये बच्चा है कौन, कहां से आया है, क्या करता है। तो अब आप पता करेंगे। ये भी उन्होंने ही किया कि पता किया कि भाई ये कौन है, कहां है। अगर आप दूसरे से नहीं पता कर पाएंगे तो आप सीधे सीधे उसी से पूछ लेंगे कि भैया बताओ तो तुम कौन हो। फिर वो अपने बारे में बताएगा, और उसके बारे में सुनने के बाद फिर आप सोचेंगे कि क्या आप इसके लिए कुछ कर सकते हैं। क्या ऐसा ही नहीं हुआ होगा? हालांकि देखिए ये बातें लिखी नहीं गई हैं, लेकिन इसके सिवाय और दूसरा हो क्या सकता है? दूसरा कुछ नहीं हो सकता। उन्होंने बातचीत की होगी, बातचीत करने के बाद फिर ये लगा होगा कि नहीं, इस बच्चे की मदद करनी चाहिए, और वो जो अपने लेवल पर कर सकते थे वह मदद उन्होंने की। और सच पूछिए तो वही मदद उसके जीवन का टर्निंग पॉइंट बन गया, जिसकी चर्चा उन्होंने आगे चल करके की है। जो अंश मैंने आपको पढ़कर नहीं सुनाया, मैंने केवल छोटा सा अंश आपके सामने रखा था। तो दोस्तों, इसके आधार पर सच पूछे तो मैं जीवन के एक सिद्धांत के बारे में आप सबसे बात करने जा रहा हूं। अवसर की बात तो हो गई है, अब ये क्रिएट कैसे होगा, इसके आधार पर हम जीवन के एक सूत्र को जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, हमारा जो जीवन है वो एक एक क्षण से बना हुआ है। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं कि आप कितने वर्ष के हो गए या आपकी उम्र कितनी है, तो आप वर्ष में ही बताएंगे। उसमें आप महीने दिन की गणना नहीं करते हैं। मैं 20 साल का हो गया हूं, मैं 40 साल का हो गया, हम वर्ष की गणना करते हैं। लेकिन ये वर्ष कैसे बना है? वर्ष कोई महीने से ही नहीं बना है, वर्ष कोई सप्ताह से ही नहीं बना है, वर्ष कोई दिन से ही नहीं बना है। वर्ष एक एक क्षण से बना है। अगर आप उसके माइन्यूट को जानने की कोशिश करें, उसके छोटे अंशों को पकड़ना चाहें, तो यह एक एक क्षण से बना है। और हमारे जीवन का जो प्रत्येक क्षण होता है वह कुछ ना कुछ कर रहा होता है, हमसे करवा रहा होता है। आप कह सकते हैं कि जब मैं सो रहा हूं तब तो मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूं। नहीं, जब आप सो रहे हैं तब भी आप कुछ कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? सोने का काम कर रहे हैं, क्योंकि अगर सोएंगे नहीं तो अगला पूरा दिन खराब हो जाएगा, तबीयत खराब हो जाएगी, उसके रिएक्शंस होंगे। तो ये सोना भी हमारे जीवन का चूंकि एक अभिन्न अंग है, इसके अस्तित्व की रक्षा के लिए जरूरी है, तो वह भी एक काम है। तो मैं जो सो रहा हूं तब भी काम कर रहा हूं, सपने देख रहा हूं, अपने सबकॉन्शियस माइंड से मिल रहा हूं, पता नहीं क्या क्या कर रहा हूं, आराम कर रहा हूं, एनर्जी रिगेन करने के प्रोसेस में हूं कि मैं फिर से ऊर्जावान हो सकूं। कोई भी क्षण हमारा ऐसा नहीं होता है जिस क्षण में हम कुछ कर नहीं रहे होते हैं। यदि आप इस बात को अपने दिमाग में बैठा लेंगे तो बस एक बात आपको इसके साथ और बैठानी है, और बहुत ही छोटी सी बात, कि जब हम हर क्षण कुछ न कुछ कर ही रहे हैं तो फिर थोड़ा सा सोच समझ कर लें। कर तो रहे ही हैं, यानी कि जो समय है वो तो बीत ही रहा है, उसे तो आप पकड़ करके रख नहीं सकते। तो ज्यादा अच्छा होगा कि थोड़ा सा उसे पकड़ कर रखने की कोशिश करें। कैसे? सोच समझ कर
करके उसके बारे में थोड़ा सा विचार करने लगे। उदाहरण के तौर पर फ्रेंड्स, अभी मेरी पत्नी प्रीति और मुझे जो ईमेल मिले टीचर्स डे पर वो अद्भुत थे और इतने सारे मिले हैं कि संख्या में तो 4 को पार कर गया है। चलिए, यह हमारे लिए बहुत ऊर्जा का स्रोत है कि इतने स्टूडेंट्स टीचर्स डे पर बधाइयां और शुभकामनाएं प्रेषित कर रहे हैं और आप ही सब हम लोगों की शक्तियां हैं। लेकिन अगर मैं इन पूरे के पूरे शुभकामनाओं और बधाइयों को देख करके और इनका वर्गीकरण करना चाहूं तो इन्हें 3 भागों में बांट सकता हूं। पहले भाग के तहत बने बनाए कोई जीआईएफ आ गया या मैसेज आ गया, उसको आपने फॉरवर्ड कर दिया। दूसरे के अंतर्गत आपने लिया तो बना बनाया ही कोई फॉर्मेट, लेकिन उसको रिक्रिएट किया, अपनी तरफ से उसमें कुछ जोड़ा, यानी कि आपको एक चीज मिली और उस चीज में आपने अपना ऐड ऑन किया। और तीसरे वे मैसेज जो पूरी तरह से अपने ढंग से लिखे गए, जिसमें अपनी भावनाएं व्यक्त की गई, अपने संबंधों की चर्चा की गई, अपेक्षाओं की बात की गई। तो अब ये जो तीसरा वाला जो वर्ग है, ये सर्वोत्तम वर्ग है, यानी कि मैसेज भेजने में जो वक्त लगा, जो क्षण लगे, उसका सर्वोत्तम इस्तेमाल किया गया। और इसीलिए जब किसी ने उसे पढ़ा, अपने बारे में मैं बात कर रहा हूं, तो उसने अपील की, यानी जो लिखा गया था वह अपीलिंग था, वो बड़ा प्यारा था, वो बड़ा मासूम था, बड़ा विश्वसनीय था, बड़ा सच्चा था। तो जब भी हम अपने क्षणों को पकड़कर उसके साथ थोड़ी सी मेहनत करने की कोशिश करते हैं दोस्तों, वो कई गुना ज्यादा बढ़ जाता है। और जब इस तरह से हमारी आदत बन जाती है तो फिर यही आदत आपके लिए अवसर उपलब्ध करा देती है, अवसर को जन्म देती है, अवसर का निर्माण कर देती है। तो फ्रेंड्स, आज बस इतना ही। अब 2 दिनों के बाद आप सबसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप सबकी अनुमति चाहूंगा। मेरी शुभकामनाएं।